अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है फैमिली कोड एक्ट 1964 को आज हम डीपर एप्रीहेंशन में समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है फैमिली कोड एक्ट 1964 को क्रॉस रेफरेंसेस के साथ समझेंगे और इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फैमिली कोड्स पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एज वेल एज कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 17 जब हमने ओपन किया फैमिली कोड एक्ट 1964 का, तो उसने क्लियर कट हमें कह दिया कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एज वेल एज आपका कानून शहादत ऑर्डर 1984 दोनों के दोनों एप्लीकेबल नहीं है फैमिली कोड्स एक्ट पर, एक्सेप्ट सेक्शन 10 और सेक्शन 11। अब सेक्शन 10 और सेक्शन 11 से हट के अगर तो सेक्शन 17 की वायलेशन हो जाए तो आया कि ये लॉ की वायलेशन नहीं है। सेक्शन 26 ऑफ दिस एक्ट आर नॉट सफिशिएंट फॉर द ट्रायल। एक हमारे पास प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, एक हमारे पास पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग है। अब प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग के दौरान अगर कहीं ज़रूरत पेश आ जाती है, किस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है? ज़रूरत पेश आती है किसी को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने की, ज़रूरत पेश आती है सेक्शंस को इनेबल करने की, जोड़ने की सीपीसी के, तो आया कि वो फैमिली कोड एक्ट में उनका कोई इंटरेक्शन है या नहीं। प्रैक्टिस में अगर जब आप आएंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि प्रैक्टिस कंप्लीट वायलेशन है फैमिली कोड एक्ट 1964 की। किस तरीके से? जब हमने सेक्शन 12 सब क्लास 1 पढ़ा तो सेक्शन 12 सब क्लास 1 ने भी तो यही बात की थी कि भाई जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी ट्रायल्स हैं आपके फैमिली कोड के, वो सारे के सारे विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन कंप्लीट नहीं होते। जब वो ट्रायल 6 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हो रहे, दैट इज़ आल्सो वायलेशन ऑफ लॉ। लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी। जब हमने सेक्शन 7 को समझा तो सेक्शन 7 ने हूबहू वैसे ही बात की जिस तरीके से हमें ऑर्डर 4 सीपीसी और सेक्शन 26 सीपीसी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताया गया था। उसके बाद सेक्शन 2 प्रोवाइड्स फॉर लिस्ट एंड नंबर ऑफ विटनेसेस टू बी एग्जामाइंड इन सपोर्ट ऑफ प्लेंटिफ। क्या बताया? कि नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में, कि विटनेसेस किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाएंगे, सेक्शन 2 ने हमें ये बताया। और फैमिली के इंटरनल जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम देखेंगे फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत। उसके बाद सेक्शन 17 इज़ मैंडेटरी प्रोविजन सीपीसी शैल बी एक्सक्लूडेड बट अनदर स्टैट्यूट सेज दैट you can also include whole CPC, then what is the mandate of section 17 under this act? यानी कि सेक्शन 17 ने ये कह दिया कि भाई आप पूरे के पूरे CPC को एक्सक्लूड कर दें, लेकिन दूसरा एक ऐसा भी हमारे पास लॉ मौजूद है जो ये कह रहा है कि आप पूरे के पूरे CPC को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसको भी हम आगे चल के क्लियर करेंगे। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 सेज द पार्टी कैन कॉल एनी विटनेस एट लेटर स्टेज। सब सेक्शन 2 का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि पार्टीज़ जो है वो लेटर स्टेज पर भी बुला सकती हैं किसी भी विटनेस को। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर किसी को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाना हो तो फिर क्या हम कानून शहादत ऑर्डर की हेल्प नहीं लेंगे? डेफिनेट सी बात है, फिर भी हम कानून शहादत ऑर्डर की ही हेल्प लेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ पार्टी आर टू बी टैग्ड विथ द प्लेंट, अदर्स दे इन पोजेशन में बी रिलाइड अपॉन। अब यहाँ पर ये जो वर्डिंग कह रही है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ पार्टी आर टू बी टैग्ड विथ द प्लेंट, अदर्स नॉट इन पोजेशन में बी रिलाइड अपॉन, तो ये सारी की सारी वर्डिंग एडॉप्टेड है। कहाँ से एडॉप्टेड है? ऑर्डर 7 रूल 14 से। उसके बाद क्या कह रहा है? इंटीमेशन एज टू फाइलिंग ऑफ सूट इज़ टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट वाइड सेक्शन 8। ऑर्डर 5 की जो डायरेक्ट वर्डिंग थी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, वही हूबहू वर्डिंग यहाँ पर हमें मिल जाती है सेक्शन 8 के अंदर। WS is to be filed by the defendant, however same incited was made under section 9 by an ordinance in 2002। यानी कि जब भी हम आगे चल के इसको लेके चलेंगे
तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एक्ट है, इसकी जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, कौन से साल से मिलती हैं, वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स हमें मिलती हैं 2002 के अंदर। वेयर बाय द क्लेम ऑफ हस्बैंड फॉर कंजुगल राइट्स वाज टू बी मेड इन वाइफ सूट फॉर डिसोल्यूशन एंड द क्लेम ऑफ द वाइफ एज टू dissolution of her marriage was to be made in the husband's suit for conjugal rights। अब यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर conjugal rights का दावा कर रहा है हस्बैंड, तो वो क्या सेट ऑफ कर रहा है? देखें, सेट ऑफ तो होता है मनी सूट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाइफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या सेपरेशन का सूट फाइल कर रही है, एज वेल एज उसी सूट के अंदर हस्बैंड जो है वो काउंटर में कह रहा है कि इसने मेरे कंजुगल राइट्स पूरे नहीं किए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे काउंटर क्लेम। सेट ऑफ कहाँ होता है? मनी सूट्स के अंदर। काउंटर क्लेम कहाँ हो सकता है? इन अदर सूट्स के अंदर भी हो सकता है। वाइड सेक्शन प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स वाज हेल्ड बिफोर फीमेल जज टू ब्रिंग अनदर रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़। जब भी एक जज जो है क्या करता है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का आगाज़ करता है, तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर वो दोनों एडवोकेट्स को भी रिमूव कर देता है अपने चैम्बर के अंदर। दोनों सिर्फ और सिर्फ लिटिगेंट्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज़ को बुलाता है और वो उनसे ये पूछता है कि आया कि आप इस मैरिज को डिसॉल्व कर राज़ी हैं? क्योंकि देखिए, उनको पता है कि ये जो वकला हजरात हैं उनका तो रोज़ का काम है, दर बदर होगा तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का घर, अगर दर बदर होंगे तो उनकी नस्लें, उनकी औलाद। तो हस्बैंड पूरी की पूरी कोशिश करता है कॉन्सिलिएशन करने की, उनको समझाने की। In 2002, it was amended in the lieu of khula after dissolution, wife is not giving back haq meher, so husband will file separate suit for recovery with compensation because marriage has been dissolved। अब मिसाल के तौर पे रिकन्सिलेशन से भी बात नहीं बनी, अब मिसाल के तौर पे मैरिज डिज़ोल्व हो गई। अब मैरिज डिज़ोल्व होने के बाद जो हक महर है वो वाइफ को वापस देना है हस्बैंड को। किसको वापस देना है? हस्बैंड को। अब ये देखें कि हस्बैंड को अगर वो वाइफ जो है हक महर वापस नहीं करती, तो अब क्या उसके पास रेमेडी? हस्बैंड किस तरीके से हक महर वापस लेगा? तो वो सेपरेट सूट फाइल करेगा, सूट फॉर रिकवरी with compensation। First time khula was introduced in the attached provision section 10 when compromise fails reconciliation proceedings wife were made to return haq meher in lieu of khula। जब फर्स्टली खुला ग्रांट हो गई तो वाइफ के ऊपर ये मैंडेट है कि वाइफ क्या करे, वाइफ जो है हक महर वापस दे अपने एक्स हस्बैंड को। सेक्शन 11 की तरफ बढ़ते हैं। पर्टेन्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सेक्शन 11 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की, कि एविडेंस किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑफ विटनेसेस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों पार्टीज़ के विटनेसेस किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 12, द ट्रायल इज़ कंक्लूडेड विथ इट्स टर्मिनेशन, हाउ एवर द फैमिली कोर्ट विल टेक वन मोर अटेम्प्ट टू इफेक्ट रिकन्सिलिएशन बिटवीन पार्टीज़ इन स्टाइल ऑफ पोस्ट ट्रायल। देखें, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर तो चलो ठीक है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर जज ने कोशिश की उन दोनों को आपस में सुलह सफाई हो जाए किसी तरीके से, लेकिन पोस्ट ट्रायल में भी, ट्रायल कंक्लूड होने से पहले भी जज आखिरी बार भी कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाए। फिर भी अगर सुलह सफाई नहीं होती, इफ़ पोस्ट ट्रायल फेल्स कोर्ट विल अनाउंस जजमेंट, तो कोर्ट फिर क्या करेगी? कोर्ट जजमेंट अनाउंस करेगी। अ न्यू अमेंडमेंट वाज ब्रॉट ऑन 1/10/2002, वाइड सेक्शन 12A was added whereby family suits were to be deposed within 6 months and parties were set at liberty to move the high court in case their suit was not decided within 6 months। जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया कि 6 मंथ्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 महीनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जाए। बर्डन ऑफ वर्क है कोर्ट्स के ऊपर। अब कोर्ट्स के ऊपर बर्डन ऑफ वर्क है तो फिर किस तरीके से 6 महीने के अंदर वो ट्रायल को कंक्लूड करेंगे? तो पार्टीज़ के पास क्या रेमेडी है? पार्टीज़ जो है हाई कोर्ट में मूव कर सकती हैं, एप्लीकेशन दे सकती हैं कि हमारा ट्रायल 6 महीनों के अंदर कंक्लूड नहीं किया गया। सेक्शन 13 पर्टेन्स टू इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री बाय फैमिली कोर्ट्स। ठीक है, रूल 4 क्या कहता है इसका? मेक इट मेंशन
that execution of family court's decree can be made by another civil under the order of DJ. रूल 5 क्या कहता है? एम्पावर्स द फैमिली कोर्ट टू इन्फोर्स इट्स डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन इंस्टॉलमेंट एज ऑर्डर 21 रूल 11 सब रूल 2। यानी कि ऑर्डर 21 रूल 11 सब रूल 2 ने जो बात की थी वही यहाँ पर रूल 5 ने बात की। अब जो मेरा असल क्वेश्चन था आपसे कि आया कि सेक्शन 17 की वायलेशन हो रही है नहीं हो रही, वो सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सेक्शन 14 बात करता है अपील्स की। नो अपील्स इन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर्स में अपील लाए नहीं करती, तो अपील लाए कहाँ करती है? नॉन ऑस्टेंट क्लास, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सबसे पहले उसने एक्सेप्शन दे दी, बार कर दिया कि नॉट विथ स्टैंडिंग दिस अपील में बी सस्पेंडेड सुपरसीडेड टू अनदर स्टेट्यूट। नो अपील शल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय फैमिली कोर्ट, कि डिग्री के ख़िलाफ़ तो आप अपील फाइल कर ही नहीं सकते फैमिली कोर्ट के ख़िलाफ़। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि अगर कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मामला है, कौन सा मामला है? अगर कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मामला है, स्पेसिफाइड इन आइटम 8 सबसेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। यानी कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 1939 के आइटम 8 के तहत अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अपील में जाना चाह रहे हैं, तो आप अपील में नहीं जा सकते। लेकिन उससे हट के जितने भी क्लासेज हैं उसमें आप अपील फाइल कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं। फर्दर फिर नो अपील इन डिक्री, कभी भी अपील फाइल नहीं हो सकती अगर कोई ऐसी डिक्री पास हुई हो जिसमें डॉवरी अमाउंट जो है वो 30,000 या मेंटेनेंस जो है क्लेम की गई वो लेस देन 1,000 है। द अपीलेट कोर्ट रेफर्ड इन सबसेक्शन शल डिस्पोज विद इन 4 मंथ्स। जो आपने अपील रेफ़र की है, प्रीफर की है अपील, वो विद इन 4 मंथ्स डिपोज ऑफ हो जानी चाहिए। अब लिमिटेशन ऑफ अपील कितनी है? लिमिटेशन एक्ट नॉट एप्लीकेबल, लेच इज़ नॉट एप्लीकेबल, के जाहिर सी बात है जब इसके अंदर लिमिटेशन बता दी गई तो फिर आप लिमिटेशन एक्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 15 क्या कहता है? पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस टू अपीयर एंड टू गिव विटनेस एविडेंस और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। उसके बाद सेक्शन 16 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। हाउएवर ऑफर्स एनी इंसल्ट, काजेज, इंटरप्ट्स, मिसबिहेव्स विथ एनी पर्सन इन कोर्ट, यानी कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके से कोई कंटेम्प्ट करे, किसी भी तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने की कोशिश करे तो उसने कंटेम्प्ट की, ठीक है, अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत की। और जब भी कोई अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत करेगा तो उसको पनिश किया जा सकता है। यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज, थ्रेट्स, यूजेस क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 17 पे आते हैं। प्रोविजन ऑफ सीपीसी एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11 क्यूएसओ आर नॉट एप्लीकेबल इन फैमिली प्रोसीडिंग्स। और फिर आगे ये भी बता दिया गया कि फैमिली या फिर फैमिली से हट के जितने भी मैटर्स आपके सिविल के हैं, वहाँ पर जब भी किसी का ओथ लिया जाता है कि भाई कसम उठाओ कि जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, तो वो एज पर ओथ एक्ट सेक्शन 8 से लेकर 11 तक मेंशन है, वहाँ उसके तहत ओथ लिया जाता है किसी भी शख्स से। सेक्शन 17 है इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग इन सूट फॉर मेंटेनेंस। कोर्ट जो है क्या कर सकती है? कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है कि जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता तब तक आपने इस अपनी वाइफ को मेंटेनेंस इतनी देनी है, मिनिमम 10,000 हो सकती है आजकल के दौर के हिसाब से। सेक्शन 17 सब क्लास बी पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू इशू कमीशन। उसके बाद अब इसके अंदर जो क्लासेज हैं ये सारे के सारे बिल्कुल ऑर्डर 26 और रूल जो आपका सेक्शन 75 है उससे इंटरकनेक्टेड है। एग्जामाइन एनी पर्सन, मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट। उसके बाद सेक्शन 18 की तरफ आएँ, अपीयरेंस थ्रो एजेंट फॉर पर्दानशीन लेडी। उसके बाद सेक्शन 19 पर्टेन्स ऑफ कोर्ट फी पेड ऑन एनी प्लेंट और मेमो ऑफ अपील फिक्स्ड अमाउंट। जब भी आप क्या करते हैं कि खुला का दावा फाइल करते हैं तो उसके अंदर भी कोर्ट फीस लगती है, और वो कितनी लगती है इसके तहत? तो 15 रुपीज़ है, 5 रुपये वाली टिकलियाँ लगती हैं, ठीक है, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेक्शन 20 फैमिली कोर्ट एज जुडिशल मजिस्ट्रेट। अमेंडमेंट आ गए 2022 के अंदर के फैमिली कोर्ट के पास जुडिशल मजिस्ट्रेट के भी पावर्स हैं इन केस ऑफ कंटेम्प्ट। अब जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई तो मजिस्ट्रेट किस तरीके से चार्ज लेगा, फैमिली कोर्ट किस तरीके से चार्ज लेगी उसके ऊपर?
तो ये सारा कुछ हमें बताया गया, किसके तहत हमें सारा कुछ बताया गया सेक्शन 20 ने, कि भाई फैमिली कोर्ट के पास जुडिशल मजिस्ट्रेट के भी पावर्स हैं। प्रोवाइडेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, तलाक, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, द अबव सेट प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल टू एनी डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिक्री इन द तलाक शैल नॉट बी इफेक्टेड विद इन 90 डेज। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर करवाया था कि अगर आप जो है तलाक के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तलाक को कब इफ़ेक्ट होगा, तो आफ्टर 90 डेज। सेक्शन 22 क्रिएट्स बार इन इंजंक्शन बाय फैमिली कोर्ट टू स्टे एनी प्रोसीडिंग बिफोर चेयरमैन। सेक्शन 22 बार क्रिएट करता है कि फैमिली कोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली कोर्ट की जो इंजंक्शन है सर्टेन बार्स इम्पोज कर देता है फैमिली कोर्ट के ज़रिए से कि बिफोर चेयरमैन वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। उसके बाद सेक्शन 23 फैमिली कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ मैरिज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। तो अगर कोई मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत किसी की शादी हुई है, कंजुमेट हुई है, तो उसके बाद कोई उस पर सवाल भी नहीं उठा सकता। उसके बाद सेक्शन 24 डायरेक्ट्स द फैमिली कोर्ट टू इन्फॉर्म द चेयरमैन असिस्टेंट कमिश्नर दैट मैरिज हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 5। और सेक्शन 25 फैमिली कोर्ट इज़ डीम्ड एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। यानी कि फैमिली कोर्ट को गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है ताकि वो जो है गार्डियन एंड वार्ड्स के मैटर्स को भी इंटरटेन कर सकें। 25A डिस्ट्रिक्ट जज विल ट्रांसफ़र द फैमिली केस फ्रॉम फैमिली कोर्ट टू अनदर विद इन इट्स डिस्ट्रिक्ट। के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये भी पावर है कि वो एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट की तरफ केस को मूव ऑन कर सके। उसके बाद सेक्शन 26 एम्पावर गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, वेस्ट पाकिस्तान रूल्स 1965। अब ये जो सेक्शन 26 है, इससे ही आपको आपका सारा का सारा जवाब मिल गया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जो सेक्शन 10 और 11 CPC इससे हट के बाकी सारी CPC एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सेक्शन 22 ने ये कहा, 26 ने ये कहा सॉरी, कि हमारे पास जो रूल्स हैं वो रूल्स तो सारे के सारे एडॉप्टेड हैं फ्रॉम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जब आप 1965 के रूल्स उठा के पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाता है। वी डाइवर्ट ऑन फैमिली कोड रूल्स 1965 एज रूल 6 रिजेंबल्स सेक्शन 17 एंड 18 CPC ऑन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आल्सो कॉल्ड मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, फैमिली कोर्ट फीस इज़ एप्लीकेबल। कि जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसको हम मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैमिली कोर्ट फीस एप्लीकेबल है। अब रूल 10 सब क्लास 1 क्या कहता है? मेंशन कंडक्ट ऑफ कैमरा प्रोसीडिंग ऑफ पार्टीज। उसके बाद रूल 10A कहता है प्रिस्क्राइब कंडक्ट ऑफ एविडेंस एज एविडेंस एक्ट, यानी कि जो आपका कानून शहादत ऑर्डर है एज पर हूबहू वर्डिंग वही की वही एडॉप्ट की गई। उसके बाद 12 रूल क्या कहता है? प्रिस्क्राइब द डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 की जो वर्डिंग है एज पर CPC, उसने बिल्कुल ये कहा कि भाई एज पर CPC ऑर्डर 9 आप उसको डिसमिसल में ला सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे भी रूल्स के अंदर आपको CPC के बहुत सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे एडॉप्ट होते हुए। कहने का मकसद सिंपल यही है कि अगर आप इसको समझें, अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें, डीपली पढ़ें। पहले तो हमने इसको बैक वर्डिंग के ज़रिए से समझने की कोशिश की, लेकिन अब अगर हम इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चला कि हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बिल्कुल हूबहू वर्डिंग एडॉप्ट की गई और ये भी कहा गया कि भाई फैमिली कोर्ट रूल 1965 के तहत आप जो है CPC को भी एडॉप्ट कर सकते हैं, आप जो है कानून शहादत को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। अब क्या ये वायलेशन नहीं है लॉ की? बिल्कुल ये वायलेशन है लॉ की, लेकिन जो जैसा चल रहा है सो चल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी को प्रैक्टिस का पता है तो उसको थ्योरी का पता नहीं है, जिसको थ्योरी का पता है उसको प्रैक्टिस का पता नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आपको किस तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के ऊपर ग्रिप आए, तो आप करना सिंपल यही होगा कि आप जो है अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल करें लॉ पर और उसके बाद फिर आप जो है थ्योरी में आ जाएं, सॉरी प्रैक्टिस के अंदर उतरें। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको चीज़ें तो बहुत सारी डिफरेंट लगेंगी कि थ्योरी में तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिस डिफरेंट नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिस डिफरेंट उसको लगती है कि जो असल में लॉ को पढ़कर समझ कर आता है। एक जर्नल लेमैन को, एक लॉ स्टूडेंट को कभी भी प्रैक्टिस और थ्योरी के अंदर फ़र्क समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो कोशिश करें कि पढ़े लिखे वकील बने। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल हो तो करें।